हाँ भाई, कोई डाउट तो नहीं है? कौन कौन जुड़ा हुआ है एक बार बता दिया करो, इतने सारे लोग बैठे हुए हो, बता दिया करो भाई। कौन कौन है भाई? नीलिमा, केहर, प्रशांत, दीप शिखा। इसके बाद कौन है भाई? लक्ष्मी नारायण जी। सबसे बढ़िया नाम होता है लक्ष्मी नारायण, है ना? सभी भगवान अपन क्या है उसमें शामिल कर लेते हैं। आकाश जी, राधिका जी, एस जी, एपी सिंह, हातिला, पूजा, आकाश गोयल, कपिल कुमार, प्रीति पांडे, स्पोर्ट्स बाई एजे। अच्छा नाम है। ठीक है, तो कोई समस्या हो तो बता दो। चलो आ जाओ, है ना? चालू करें? एक बार बता दो, एक बार बता दो, चालू करें आज के घटनाक्रम को, आज की कहानी को। आज की कहानी को प्रारंभ किया जाए, एक बार बता दीजिए। ठीक है, चालू करते हैं। तुम लोग तो बोलोगे नहीं। चलो, है ना? तो जैसा कि हमने कल क्या कर लिया था, यूनिट 10 वाले पोर्शन के बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, क्वेश्चंस वगैरह, पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में डेप्थनेस क्या होती है, हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, किन चीजों पे ज्यादा फोकस रखना है, इन सब चीजों के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली हुई है। ठीक है, पहले हमने चर्चा की हुई है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। अब आज से हम चालू करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। किसको चालू करते हैं? भारत निर्वाचन आयोग, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग क्या बोल लेते हैं? चुनाव आयोग। जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोल लेते हैं? चुनाव आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग जो करता है क्या? चुनाव भाई, जो करता है चुनाव। किस चीज का चुनाव करता है? तो नेताजी के भविष्य का चुनाव करता है। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग चुनाव किसका करता है? नेताजी के भविष्य का। दरअसल वो नेताजी के भविष्य के चुनाव की बजाय हमारे भविष्य का चुनाव कर रहा होता है, कि अगर नेताजी गलत चयनित हो गए तो हमारा भविष्य क्या हो जाएगा? नेताजी खा जाएंगे, क्योंकि नेताजी तो काम करेंगे नहीं भाई। और नेताजी अगर अच्छे चयनित हो गए तो फिर हमारा भविष्य बन जाएगा। ठीक है, तो असली चुनाव क्या हो रहा होता है? जनता के भविष्य का हो रहा होता है। नेताजी का भविष्य तो हारने और जीतने दोनों में क्या होता है? उज्जवल ही होता है। ठीक है, नेताजी का भविष्य हारने और जीतने दोनों में उज्जवल होता है। क्यों उज्जवल होता है भाई? हार गए तब भी नाम होगा और जीत गए तब भी नाम होगा। बात स्पष्ट? चलो आ जाओ, चालू करते हैं यार, है ना? निर्वाचन आयोग देखो, अब निर्वाचन आयोग आपके उसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है वो दो प्रकार से दिया हुआ है। एक जो केंद्र के स्तर पर बना हुआ है, दूसरा जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में बना हुआ है। जो केंद्र के संदर्भ में है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं, या केंद्रीय चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। दूसरा क्या होता है आपका? स्टेट इलेक्शन कमीशन। अभी आज से हम जो चर्चा चालू करेंगे वो सबसे पहले किसको समझेंगे? केंद्रीय चुनाव आयोग को समझेंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की कहानी को आज पहले हम क्या करेंगे? समझेंगे। उसके बाद हम कहां जाएंगे? अपनी कहानी कहां लेकर के आएंगे? जब केंद्रीय निर्वाचन वाला कहानी खत्म होगा तो राज्य में पहुंचेंगे, जो कि संभवतः कल होगा। जो कि संभवतः क्या होगा? कल होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे चालू करूं, सबसे पहले जो इसमें बातें आ जाती हैं वो क्या क्या बातें आ जाती हैं? तो सबसे पहले आता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के संबंध में एकदम बेसिक बातें। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के संबंध में एकदम बेसिक बातें। क्या क्या बातें हैं? तो देखो, मैंने आपको कल बताया था कि जो आयोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको जो कल बताया था उसमें बताया था कि जो बॉडीज होती हैं, जो बॉडीज होती हैं, जो संस्थान होते हैं, जो आयोग होते हैं, वो सामान्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो एक होते हैं संवैधानिक आयोग, जिनका संविधान में वर्णन मिलेगा। दूसरा होते हैं वैधानिक आयोग, जो किसी कानून से बनाए गए होंगे। और तीसरे होते हैं कौन से? आपके कार्यकारी आयोग, जो सरकार द्वारा, अभी हम पीछे पॉलिटी में पढ़ रहे थे, कार्यपालिका या मंत्री परिषद,
तो जो कार्यपालिका अथवा मंत्री परिषद के आदेश के माध्यम से बनाए जाते हैं उसको कहते हैं कार्यकारी आयोग। तो चूंकि चूंकि निर्वाचन आयोग संविधान में वर्णित है, निर्वाचन आयोग का संविधान में वर्णन किया गया है, वो वहीं से बनता है, तो इस कारण ये क्या है, एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। इस प्रकार क्या है, एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। लेकिन अब एक और यहां पे प्रश्न आ जाता है, पॉइंट क्लियर करते चलना है हमको, ठीक है। क्या है कि भारतीय संविधान के तहत मतलब संवैधानिक आयोग हो गया, एक स्थायी एवं स्वतंत्र आयोग है। स्थायी आयोग का मतलब क्या है कि इसका विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है, या ऐसा नहीं होता है कि प्रत्येक 5 साल में इसका क्या किया जा रहा है, नया आयोग गठित किया जा रहा है। ये जब से बना तब से निरंतर क्या है, चला जा रहा है। ये जब से बना तब से निरंतर चला जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कि हमारे पास क्या होता है, वित्त आयोग होता है। हमारे पास क्या होता है, वित्त आयोग होता है। फटाक से बताओ आप लोग, वित्त आयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? वित्त आयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग दोनों बताने हैं। केंद्रीय वित्त आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है और राज्य वित्त आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? क्योंकि वित्त आयोग आपके क्या है, सिलेबस का हिस्सा है 10th यूनिट का। ठीक है, फटाक से बताओ केंद्रीय वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है और राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है? ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे एक स्थायी के तौर पे। तो जो वित्त आयोग होता है, वो वित्त आयोग किस प्रकार का आयोग होता है? एक संवैधानिक आयोग होता है, परंतु अस्थायी आयोग होता है। संवैधानिक आयोग होता है परंतु अस्थायी आयोग होता है। ठीक है, पूरन सिंह जी 280 में आपका क्या दिया हुआ है, केंद्रीय वित्त आयोग दिया हुआ है। और राज्य वित्त आयोग भी बताइए, राज्य वित्त आयोग भी बताइए। ठीक है, हम बात कर रहे थे वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग क्या होता है, एक प्रकार का अस्थायी आयोग होता है। वित्त आयोग क्या है, अस्थायी आयोग होता है। इसका मतलब कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसका क्या किया जाता है, फिर से गठन किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में इसका फिर से गठन किया जाता है। अभी कौन सा चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके प्रमुख कौन थे, एनके सिंह थे। इसके पहले 14वां था, इसके पहले 13वां था। क्या आपने ऐसा कहीं पढ़ा है, प्रथम चुनाव आयोग, द्वितीय चुनाव आयोग, ऐसा नहीं पढ़ा आपने। लेकिन प्रथम वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग हमने पढ़ा। इसका मतलब कि चुनाव आयोग वित्त आयोग क्या है, एक प्रकार का संवैधानिक है परंतु अस्थायी है। लेकिन इसके विपरीत जो हमारा चुनाव आयोग है वो संवैधानिक के साथ साथ स्थायी भी है और स्थायी के साथ साथ स्वतंत्र भी है। मतलब सरकार किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, सरकार किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। आप लोग लिखेंगे 243I, 243I, इसमें क्या दिया हुआ है, राज्य वित्त आयोग दिया हुआ है आपका। 243I, आई फॉर इनकम, आई फॉर इनकम, इनकम मतलब वित्त। इस तरीके से याद कर लिया करो कभी कभी शॉर्ट ट्रिक में, है ना। ठीक है, खैर ये सब हम चीजें समझेंगे जब हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन वगैरह को। तब तक अभी के लिए यहीं पे टिके रहो, है ना। तो संवैधानिक आयोग हो गया, जिसमें क्या है, भारतीय संविधान के तहत एक स्थायी एवं स्वतंत्र आयोग होता है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब आते हैं हम इसके वर्णन में, अब आते हैं हम इसके वर्णन में कि भाई जो आपका निर्वाचन आयोग है वो संविधान में कहां उल्लेखित है, उसका उल्लेख संविधान में कहां किया गया है। अरे दीपशिखा जी बताया तो, 243I। ठीक है, संविधान में वर्णन कहां किया गया है, तो संविधान के भाग 15 में किया गया है। कहां किया गया है, संविधान के भाग 15 में किया गया है। संविधान के भाग हम क्या करेंगे, पॉलिटी वाले पोर्शन में कल से चालू करेंगे। ठीक है, भाग और अन्य चीजें उनको विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं कि निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से होता है, तो वो 324 से होता है। लेकिन उसमें और भी अन्य प्रोविजन दिए गए हैं, और भी अन्य प्रावधान किए गए हैं, और वो जो सब अन्य प्रावधान है वो सब कहां मिलेंगे आपको, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में मिलेंगे। तो संविधान का भाग जो 15 है वो किससे डील करता है, 324 से लेकर के 329 तक डील करता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। अब आते हैं हम स्थापना को लेकर के, अब आते हैं हम स्थापना को लेकर के। तो स्थापना आपको ये सब पहले से बेसिक प्रश्न है, ये आपको पहले से पता है कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, निर्वाचन आयोग की या चुनाव आयोग की स्थापना
कब की गई? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और उसके प्रथम कौन थे? चुनाव आयुक्त। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त, देश के प्रथम इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? हमारे सुकुमार सेन जी। कौन थे? सुकुमार सेन जी। जाना और 2020 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो आपको वहां पे इसी प्रकार के क्या है ऑप्शन, एक क्वेश्चन मिलेगा। उसमें कौन सा क्वेश्चन मिलेगा आपको? रमा देवी का क्वेश्चन मिलेगा। रमा देवी के संबंध में प्रश्न मिलेगा। मतलब क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा? प्रथम चुनाव आयुक्त, प्रथम महिला आयुक्त, इस प्रकार की चीजों को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको आगे आने जब जैसे जैसे हमारी कहानी बढ़ेगी चुनाव आयोग के संबंध में, तभी सब चीजों को पढ़ेंगे हम। बट अभी के लिए क्या है भाई, इस प्रकार की चीजों को हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपसे VS रमा देवी पूछा गया, तो भाई आगे सुकुमार सेन भी पूछ सकते हैं, आगे क्या पूछ सकते हैं? कुरैशी को भी पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, कि भाई पहला मुस्लिम कौन था, इस प्रकार की चीजें, अन्य अन्य चीजें आ जाती हैं आपकी उसमें। ठीक है, ये आ जाता है। तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? हमारे सुकुमार सेन हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी में आ जाता है आपका, ठीक है, अब इसी में आ जाता है कि चुनाव आयोग के कार्य क्या होते हैं। चुनाव आयोग के कार्य कई सारे होते हैं, चुनाव आयोग के कार्य कई सारे होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें उसका चुनाव करवाने के संबंध में, अगर हम बात करें उसका चुनाव करवाने के संबंध में, तो उसका चुनाव करवाने के संबंध में 4 कार्य होते हैं। चुनाव करवाने के संबंध में, चयन करवाने के संबंध में 4 कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या होता है? संसद में चयन करवाना। संसद मतलब सांसदों का चयन करवाना, सांसदों का निर्वाचन करना। तो लोकसभा का निर्वाचन और राज्यसभा का निर्वाचन। संसद में निर्वाचन तो लोकसभा का निर्वाचन, मतलब जो निम्न सदन है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मैं और आप वोट देते हैं जाकर के अपने जनप्रतिनिधि को और उसका चयन करते हैं, फिर नेताजी आके हमारे भविष्य तय करते हैं। और दूसरा होता है राज्यसभा का निर्वाचन। कि राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? तो जो हमारे कौन होते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं, वो उसका क्या करते हैं? चयन करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष तरीके से। तो ये क्या होता है? राज्यसभा में निर्वाचन। इसके अलावा राज्य विधानमंडल का निर्वाचन, तो राज्य विधानमंडलों का निर्वाचन कौन करवाएगा? तो राज्य विधानमंडल के निर्वाचन का दायित्व भी केंद्रीय चुनाव आयोग के पास होता है। तो राज्य विधानमंडल के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है विधान परिषद, एक होता है कौन सा आपका? विधानसभा। अब मुझे फटाक से ये बताओ, अब मुझे जल्दी से ये बता दो कि कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है? पॉलिटी में हम इसको पढ़ेंगे, बट अगर अभी याद है तो फटाक से बताओ कि कितने राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में? क्या मध्य प्रदेश में विधान परिषद है? क्या मध्य प्रदेश में विधान परिषद है? इतने लोग बैठे हुए, बताओ फटाक से, क्या मध्य प्रदेश में विधान परिषद है? यदि है तो कब से, यदि नहीं है तो किन किन राज्यों में है? यदि नहीं है तो किन किन राज्यों में है? ठीक है, किन किन राज्यों में भाई? तो आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, फिर ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में होती थी, पर जम्मू कश्मीर बेचारा राज्य ही नहीं रह गया, तो उसकी तो कहानी ही खत्म हो गई। मतलब उनने विधान परिषद नहीं खत्म की जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को ही खत्म कर दिया राज्य के रूप में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा नीतीश बाबू बिहार हो गया, इसके अलावा क्या हो जाता है? कर्नाटक हो जाता है, और फिर आखिरी में क्या आ जाता है आपका? उड़ीसा आ जाता है। आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा। ठीक है, हाँ एमपी में नहीं है भाई, एमपी में नहीं है, वो तो बात आपको पूरी लिस्ट बता दी तो पता चल गया एमपी में नहीं है। एमपी ने कई बार प्रस्ताव भेजा है पर अभी तक क्या है, वो नहीं बन पाया। ठीक है, कई बार सरकार ने इच्छा जताई है पर अभी तक नहीं बन पाया वो। ठीक है, खैर, तो राज्य विधानमंडल हो गया, विधानसभा, विधान परिषद, इसके बाद आता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों का चयन करवाना। भाई अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई और धनखड़ साहब क्या बन गए? जगदीप धनखड़ साहब क्या बन गए? हमारे उपराष्ट्रपति बन गए। तो चुनाव किसने करवाया? चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग ने करवाया। ये होते हैं इसके क्या होते हैं? सामान्य कार्य या मुख्य कार्य, जिसमें मुख्य बात क्या होती है? चुनाव करवाना। इसके कार्यों की आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है,
यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्य के जो स्थानीय चुनाव होते हैं, राज्य के जो स्थानीय चुनाव होते हैं उनको कराए जाने का दायित्व तो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। कि भाई मेरे अभी क्या हुआ, सरपंची के चुनाव हुए, आपका कोई दोस्त सरपंच बन गया होगा, आपके फूफा ताऊ सरपंच बन गए होंगे, कोई पार्षद बन गया होगा। तो ये जो पार्षदी सरपंची के चुनाव होते हैं, ठीक है, मतलब जो आपका अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती हैं, यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी, जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, और दूसरा पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। कौन होते हैं? पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं। इनके दोनों के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इनके दोनों के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। अच्छा हाँ, वो उड़ीसा नहीं होगा, यूपी होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, है ना, वो उड़ीसा की जगह यूपी कर लेना है, उसको उड़ीसा की जगह यूपी कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, बाकी सब कुछ सही है, बस उड़ीसा की जगह यूपी कर लीजिए। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई। तो ये क्या हो जाता है, आपका राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव हो जाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव हो जाते हैं। अब आते हैं संरचना को लेकर के, अब आते हैं संरचना को लेकर के। ठीक है, तो संरचना वर्तमान में किस प्रकार की है? तो वर्तमान में जो संरचना है वो 1+2 की है। वर्तमान में जो संरचना है वो किस प्रकार की है? 1+2 की संरचना है। तो 1 में कौन हो जाता है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाता है, एक क्या हो जाता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाता है, और 2 कौन हो जाते हैं? अन्य आयुक्त हो जाते हैं, अन्य आयुक्त हो जाते हैं। ये वर्तमान में व्यवस्था है। पर अगर आपको प्रश्न आता है, कि अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या कितनी होगी, आपको प्रश्न आ सकता है ऑप्शन में कि अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या कितनी होगी, और ऑप्शन दिया हुआ है कि उतनी जितनी संसद तय करे। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि उतनी जितनी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा तय की जाएगी, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि उतनी जितनी राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है, राष्ट्रपति तय करता है कि अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या कितनी होगी, और वर्तमान में उनने कितना तय किया है? 2। वर्तमान में उनने कितना तय करके रखा हुआ है? 2 तय करके रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है। ये जो स्वीकृति का कॉन्सेप्ट है ना, देखो ये जो स्वीकृति का कॉन्सेप्ट है ना, पूरा पॉलिटिकल गेम होता है। ये स्वीकृति वाला कॉन्सेप्ट क्या है? पूरा पॉलिटिकल गेम होता है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब क्या बोल के रखे हुए हैं? स्वीकृति के लिए बोल के रखे हुए हैं। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल गेम ऐसा चलता है तो उसमें विधान परिषद आदि बनने नहीं दी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है भाई, इससे बाद इसमें क्या होता है, कुछ कहीं ना कहीं क्या होता है, पॉलिटिकल गेम चल रहे होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, वो हम सबके काम की बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पूरा पॉलिटिकल गेम क्या होता है, दलों के आधार पर चल रहा होता है, विचारधाराओं के आधार पर चल रहा होता है। खैर, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके अन्य आयुक्त होते हैं जो राष्ट्रपति ठीक समझे उतनी संख्या तय कर सकते हैं। वर्तमान में उनने कितनी संख्या तय की है? तो वर्तमान में उनने 2 संख्या तय की है। अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या वर्तमान में उनने कितनी की है? 2 रखी हुई है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम चर्चा और करेंगे। और अब आता है कि नियुक्ति। तो इन तीनों लोगों की नियुक्ति करता कौन है? तो इन तीनों लोगों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बेसिक बातें अभी हम लिखते चलेंगे। बेसिक बातें अभी हम लिखते चलेंगे। कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब आपको क्या आता है, अब आपको यहीं पे प्रश्न आता है कि जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, प्रादेशिक आयुक्त का मतलब कि राज्य के स्तर पर विधान मंडलों में चुनाव आदि करवाने के लिए, राज्य के स्तर पर विधान परिषद के, विधानसभा के चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा अपने प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। भाई समझो कि यहां पे क्या बैठा हुआ है? मुख्य चुनाव आयुक्त बैठा हुआ है। अब वो हर चीज तो स्वयं नहीं संभाल पाएगा, तो वो क्या करेगा? राज्यों में प्रादेशिक आयुक्तों की क्या कर देगा? नियुक्ति करवाएगा। क्या करवाएगा? राज्यों में प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करवाएगा, ताकि उसका काम क्या हो सके? स्मूथ हो सके, ताकि उसकी प्रक्रियाएं क्या हो सके? थोड़ी सी आसान हो सके। तो इसके लिए क्या है? तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर, मैंने आपको अभी जस्ट बोला कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है,
वो नियुक्ति करवाता है, करता नहीं है, वो नियुक्ति करवाता है। इसका मतलब कि वो सलाह देता है। किसको सलाह देता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है कि उसकी सहायता के लिए, वो बोलता है राष्ट्रपति को कि मेरी सहायता के लिए क्या कर दीजिए, आप मध्य प्रदेश में एक प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कर दीजिए, ताकि मैं क्या कर सकूं, आने वाले चुनाव के संबंध में निर्वाचक नियमावली तैयार करवा सकूं, और ताकि मैं क्या कर सकूं, चुनाव प्रक्रिया को आसान बना करके पूरा चुनाव संचालित करवा सकूं। ठीक है, तो एक बात स्पष्ट हो गई, प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपको ऑप्शन रहेगा, राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, या फिर उसके द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो चौथा ऑप्शन कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। ठीक, इसके अलावा कि निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी सेवा शर्तें किस प्रकार की होंगी। सेवा शर्तों का मतलब क्या होता है कि किन प्रकार की कंडीशंस में उनको रखा जाएगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितने उनके अवकाश रहेंगे, आदि आदि बातें जो भी होती हैं। ठीक है, तो सेवा शर्तें हो गई और उनका क्या हो गया, कार्यकाल हो गया। इसका निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। दरअसल समस्या यह होती है कि हम क्या हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। आपको ऑप्शन आएगा, कार्यकाल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? चार ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, दूसरा ऑप्शन संसद द्वारा, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा, चौथा ऑप्शन प्रधानमंत्री द्वारा, और हम लगा देते हैं संसद। हम लगा देते हैं संसद, क्योंकि हमको लगता है कि भाई संसद ही क्या है, सर्वोच्च है। संसद ही क्या है, सर्वोच्च है। लेकिन यहाँ पे तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यहाँ पे सब कुछ काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और अपने देश में सर्वोच्च कोई नहीं है, अपने देश में सर्वोच्च कोई नहीं है सिवाय संविधान के। अपने देश में शासन व्यवस्था में सर्वोच्च कोई नहीं है सिवाय संविधान के, क्योंकि विधायिका हो, कार्यपालिका हो या अन्य कोई भी हो, सबकी उत्पत्ति संविधान से हुई है। सबको वहीं से आना है, सबको वहीं खत्म हो जाना है। संविधान के ऊपर सिर्फ एक चीज है, वो कौन है? जनता। संविधान के ऊपर एकमात्र चीज कौन है? जनता, क्योंकि संविधान से, जनता से संविधान है। ठीक है, खैर, इन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। अब समझो, उसमें क्या बात बोल दी गई कि इनकी जो सेवा शर्त होगी वो कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। और राष्ट्रपति ने क्या सेवा शर्त तय की है? तो राष्ट्रपति ने बोल दिया कि इनकी वही सेवा शर्त होगी जो किसकी होती है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होती है। तो आपको ऑप्शन रहेगा कि इनकी सेवा शर्तें किस प्रकार की होती हैं, तो फिर आप ऑप्शन में लगाएंगे अपना आंसर कि इनकी सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होती हैं। उन्हीं प्रकार से उनको वेतन भत्ते मिलते हैं, उन्हीं प्रकार का उनको दर्जा दिया जाता है। ये होती हैं आपकी अभी तक की सामान्य बातें। इसके बाद कि हमने वहां पे देखा चुनाव आयोग एज उसको लेकर के, वोटिंग एज को लेकर के। ठीक है, हमने देखा वोटिंग एज को लेकर के क्या चर्चा की जाती है। तो वोटिंग एज को लेकर के जो चर्चा की जाती है उसमें क्या आता है कि 1950 से लेकर के 1989 तक चुनाव आयोग क्या था? एक सदस्यीय था। क्या होता है? एक सदस्यीय था। ठीक है, 1950 से लेकर के उसको क्या रखा गया? उस चुनाव आयोग को एक सदस्यीय रखा गया। और 1989, ठीक है, कहां तक? 1989 तक क्या था? वो एक सदस्यीय था। और 1989 से लेकर के क्या रखा गया? 1990 तक उसको 3 सदस्यीय बनाया गया। इसको वापस से समझो, इसको वापस से समझो कि सबसे पहले क्या बना आपका? 25 जनवरी 1950 को क्या बनता है? निर्वाचन आयोग का गठन होता है। जब पहली बार गठन किया गया तो राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की संख्या कितनी रखी गई, या चुनाव आयुक्तों की संख्या कितनी रखी गई? तो एक। कितनी रखी गई? एक। वही क्या होता था? आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। और ये 1950 से लेकर के कब तक चला? 1989 तक चला। कब तक चला? 1989 तक चला। कितनी चला? एक। लेकिन 1989 से लेकर के कौन, कब तक का आपका? 1990 तक का। 1 जनवरी 1990 तक। कब तक? 1 जनवरी 1990 तक। 1 जनवरी 1990 तक इसको कितना सदस्य बना के रखा गया? 3 सदस्य। मतलब मुश्किल से 1 साल, मतलब मुश्किल से 1 साल इसको कितने सदस्य बना करके रखा गया? 3 सदस्य बना करके रखा गया। ठीक है,
1950 से लेकर के 89 तक क्या रहा, 1 सदस्य। 89 से लेकर के 90 तक क्या रहा, 3 सदस्य। और फिर 90 से लेकर के 93 तक क्या रहा आपका, ये 90 से लेकर के 93 तक क्या रहा, वापस से 1 सदस्य रहा। ठीक है, क्या हुआ मोटा मोटा कहानी, 1950 से लेकर के क्या हो गया आपका, 1950 से 1989 तक 1 सदस्य हो गया। 1989 से लेकर के 1990 तक क्या हो गया आपका, 3 सदस्य हो गया। 1990 से लेकर के 1993 तक क्या हो गया आपका, पुनः 1 सदस्य हो गया। और 1993 के बाद से आज तक ये क्या है, 3 सदस्य है। आज तक 3 सदस्य है। तो इतनी बार क्या किया गया, कहानी में परिवर्तन किया गया। 50 से 89 कुछ और चला, 89 से 90 कुछ और चला, 90 से 93 कुछ और चला, और 93 से आज तक क्या चल रहा है, कुछ और चल रहा है। तो क्या सीक्वेंस बनता है आपका, 1-3-1-3 का सीक्वेंस बनता है। तारीखें हमको याद रखनी है, तारीखें हमको याद रखनी है। ठीक है, यहां तक बात स्पष्ट हो गई, यहां तक बात स्पष्ट है। अब आते हैं हम, अब इसमें आ जाते हैं कि एज का क्या लफड़ा है भाई। एज का लफड़ा क्या है, तो एज की जो बात आती है इसमें, बात स्पष्ट है यहां तक आप लोगों को, यहां तक बात स्पष्ट है। अच्छा देखो, सामाजिक प्राणी होने की एक समस्या है कि घर से भी इसी समय फोन आते हैं, है ना। अब उनको घर में समझा दो कि भाई इस समय फोन नहीं करना है, लेकिन फोन इसी समय करेंगे घर वाले, खास करके माता जी, है ना, वो इसी समय फोन करेंगी क्योंकि उनको पता है कि इस समय क्लास चल रही होगी। ठीक है, ये क्या है, चलता ही रहता है। खैर, हम बात कर रहे थे अभी तक आपके इसकी कि चुनाव में क्या होता है, एज को लेकर के कि कितने जो वोटिंग एज होती है उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे अपनी। ठीक है, तो क्या आता है कि हमारा क्या पूरी कहानी चल रही थी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, अच्छे से याद रखना है, 61st अमेंडमेंट 1989 के द्वारा क्या कर दिया गया, मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर दिया गया था, 2 चुनाव आयुक्तों की सिफारिश की गई थी। तो जो 61वां संविधान संशोधन था, जो 61वां संविधान संशोधन था, उसमें 2 बातें शामिल की गई थी। 2 बातें कौन कौन सी शामिल की गई थी, एक शामिल की गई थी मतदान की आयु के संबंध में, और दूसरी बात क्या शामिल की गई थी, तो दूसरी बात शामिल की गई थी चुनाव आयुक्तों की संख्या बढ़ाने के संबंध में। ये देखो, मैंने आपको 89 बताया था, 89 से 90 तक क्या चला था आपका, 89 में क्या किया गया, यह 89 में संशोधन हुआ था। वापस देख लो इसको नए रंग में, ये 89 में संशोधन हुआ था। ठीक है, ये 89 लिखा हुआ है आपका। 89 में संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 क्यों हो गई, क्योंकि 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की सिफारिश की गई थी 89 के माध्यम से, 61st अमेंडमेंट के माध्यम से। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 1989 में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 61st अमेंडमेंट किया गया। कौन सा किया गया, 61st अमेंडमेंट किया गया। यहां तक की बात स्पष्ट है। अब आता है आपके लिए क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। हाँ भाई बताओ, प्रैक्टिस सेशन। भाग 15 क्या है, भाग 15 में क्या किया गया है, इसके संबंध में चर्चा की गई है। ठीक है, भाग 15 में इसके संबंध में क्या किया गया है, चर्चा की गई है। ठीक है, बिल्कुल सही आप सभी का। ठीक है, देखो प्रश्नों से क्या पता चलता रहेगा, हमारा अटेंटिवनेस पता चलता रहेगा कि हाँ भाई हम क्या हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहीं पर बैठे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, भारतीय संविधान के तहत किस अनुच्छेदों में क्या किया गया है, निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक, बी जो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, या 324 से लेकर के 329 तक। बात बिल्कुल सही है, 324 से लेकर के 329 तक। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से किया जाता है।
निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से किया जाता है? ये भैया सी क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही है ना। अच्छा कमेंट्री डिलीट कर लिए ठीक है 324, हाँ ठीक है बिल्कुल सही 324। ठीक, अब हम आते हैं आगे कार्यकाल में। अपनी कहानी को हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अगला चरण क्या आ जाता है, हमारा कार्यकाल का चरण आ जाता है। कौन सा चरण आ जाता है कि भाई इनका कार्यकाल क्या होता है, इसके संबंध में अब हमको क्या करनी है, अपनी चर्चा आगे बढ़ानी है। ठीक है, तो कार्यकाल को लेकर के क्या बात की गई है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल क्या होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल के संबंध में स्पष्टतः क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के द्वारा मेंशन किया गया है। किसके तहत? सेवा शर्तों के तहत। क्या मेंशन है? 6 साल या 65 वर्ष, 6 साल तक पद पर रहेंगे अथवा 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहेंगे। 6 साल तक पद पर रहेंगे अथवा 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहेंगे, जो भी पहले क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, जो भी पहले क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। ठीक है, कि राष्ट्रपति द्वारा 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले वो निर्धारित किया गया है, कौन निर्धारित करता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कार्यकाल और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, ये मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भाई उसके तहत क्या बातें आ जाती हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब आता है सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा। अब आता है कि निर्वाचन आयोग के जो अन्य सदस्य रहेंगे कुछ, उनका कार्यकाल क्या होगा। तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल संविधान में नहीं बताया गया है। आपसे पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, उसमें लिखा हुआ है कि 62 वर्ष, 65 वर्ष, कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो ऐसा अगर मेंशन नहीं है संविधान में, तो फिर कैसे होगा भाई। तो राष्ट्रपति को क्या है, ये अधिकार प्राप्त है कि वो क्या कर सकता है, सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण कर सकता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण, निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति को यह शक्ति क्या है, प्राप्त है। कार्यकाल के संबंध में बात स्पष्ट हो गई, कार्यकाल के संबंध में बात स्पष्ट है। ठीक है, अब आता है कि पद विमुक्ति कैसे होगी। भाई कार्यकाल खत्म होने के पहले भी हटाया जा सकता है, अथवा सामने वाले व्यक्ति को क्या हो गया, कुछ समस्या हो गई, नौकरी छोड़ना चाहता है, तो फिर क्या प्रक्रिया है उसके संबंध में। तो कार्यकाल के पूरा होने से पहले भी इनको पद रिक्त हो सकता है। कैसे कि भाई वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे। भाई क्या कर किया सकता है कि वो राष्ट्रपति को क्या कर दे, अपना त्याग दे दे, राष्ट्रपति को अपना त्याग दे दे। ठीक है, ये दूसरा क्या आ जाता है उसी पर कि अब देखो पहला क्या हो गया, पद विमुक्ति के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, पद मुक्ति के 2 तरीके होते हैं, पद मुक्ति के 2 से 3 तरीके होते हैं सामान्य सा, कि सामने वाला क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे, सामने वाला क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे। नहीं मजा आ रहा नौकरी में, चलो करेंगे अपन क्या, स्टार्टअप, तो उनने क्या कर दिया, नौकरी छोड़ दी भाई, उनने क्या कर दिया, नौकरी छोड़ दी, तो त्याग पत्र दे दे। दूसरा क्या हो सकता है कि उसको पद से हटाया जा सकता है, उसको पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाने के क्या होते हैं, आयाम क्या होते हैं या शर्तें क्या होती है, उसको हम देखते हैं अगली स्लाइड में। बट उसको क्या किया सकता है, पद से मुक्त किया जा सकता है, पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। हटाने के क्या होते हैं, हटाने के क्या होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। हटाने के क्या होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। क्या कारण है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पद से हटा दिया जाएगा, केवल किसको हटाया जाएगा, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। एक बात स्पष्ट याद रखो, ठीक है, 3 लोगों में से सिर्फ किसको हटाया जा सकता है भाई, किसको हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। बाकी निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी 2 निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनको हटाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है उस पर चर्चा करते हैं, बट अभी के लिए कि जो हटाना है, हटाने के लिए बात की जाती है, वो किसके संदर्भ में होती है, सिर्फ सीईसी के संदर्भ में होती है। किसके संदर्भ में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में होती है। बाकी लोगों को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो उसी तरीके से पद से हटाया जाएगा जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। मैंने आपको पीछे जब पढ़ाया वहां पे पढ़ाया कि जो इनकी सेवा शर्तें होती हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो सेवा शर्तें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं।
तो इनकी सेवा शर्तें किस प्रकार की रहेंगी? तो वैसी ही रहेंगी जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती हैं। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती हैं वैसी ही सेवा शर्तें इनकी भी होती हैं। बात स्पष्ट है? तो अगर सेवा शर्तें उनकी उसी प्रकार की हैं तो उनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी उसी प्रकार की होगी। अगर सेवा शर्तें उसी प्रकार की हैं तो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी उसी प्रकार की होगी। ठीक है, अगर सेवा शर्तें उसी प्रकार की हैं तो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी क्या रहेगी? उसी प्रकार की रहेगी। ठीक है, तो क्या प्रक्रिया होती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को दुर्व्यवहार या पद का दुरुपयोग, दुर्व्यवहार मतलब दुर्व्यवहार मतलब कि आपने ऑफिस में गलत कृत्य कर दिया। जैसे क्या हुआ, अभी चुनाव आयोग से हट करके एक अभी जज साहब का वीडियो वायरल हो गया था, खूब सोशल मीडिया में छाया हुआ था। जज साहब सीसीटीवी में कैद हो गए थे गलत कृत्य करते हुए। यह कहलाता है दुर्व्यवहार, यह कहलाता है दुर्व्यवहार। तो इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करते पकड़े जाएं चुनाव आयुक्त साहब, या फिर क्या कर दें वो अपने पद का दुरुपयोग कर लें। पद का दुरुपयोग कैसे हो सकता है? पद का दुरुपयोग हो सकता है जैसे कि उन्हें भ्रष्टाचार कर दिया, जैसे कि उनने अपने व्यक्तिगत हित के लिए क्या किया? अपने पद का प्रयोग किया। ठीक है, तो दुर्व्यवहार एवं पद का दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर अक्षमता के आधार पर, अक्षमता मतलब क्या होता है? कि वो कार्य करने में अब सक्षम नहीं है, वो कार्य करने में अब सक्षम नहीं है। तो अक्षमता के आधार पर क्या किया जाता है? अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब निष्कासन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत क्या होता है? निष्कासन के लिए क्या होता है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर उनको पद से हटाना है तो विशेष बहुमत लगेगा। अब विशेष बहुमत क्या होता है इसको समझो। कहीं जगह है हमारे पास, खाली जगह कहीं नहीं है, ठीक है, यहीं पे आ जाओ। ठीक है, देखो होता क्या है, सामान्य सा विशेष बहुमत का मतलब कि किसी भी चीज को, किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए संसद में बहुमत के संबंध में दो प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। एक प्रक्रिया होती है सामान्य बहुमत, एक प्रक्रिया होती है सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत का मतलब क्या होता है? तो सामान्य बहुमत का मतलब होता है कि 50% प्लस 1, मतलब समझो 50% प्लस 1, मतलब समझो कि इन चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव आता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए यदि कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर क्या कर दिया जाए? 50% सदस्यों द्वारा और 50% से एक अधिक सदस्यों द्वारा। 50% तो क्या हो गया? बराबरी का मामला हो गया। तो 50% से एक अधिक सदस्य द्वारा यदि क्या कर दी जाती है? वोटिंग की जाती है और उसको हटाया जाता है, तो यह सामान्य बहुमत कहलाता है। लेकिन चूंकि इनको तो हम किससे हटाएंगे? विशेष बहुमत से हटाएंगे। ये लिखा हुआ है इनको विशेष बहुमत से हटाया जाएगा। तो विशेष बहुमत क्या होगा? तो यहां 50% की जगह हम क्या कर देंगे? 1/3 कर देंगे, मतलब 66.66%, 66.66%। अगर आपको इतना वोट मिलता है तो ही क्या करा पाएंगे आप? उस प्रस्ताव को, हटाने वाले प्रस्ताव को पास कर पाएंगे। यह होता है विशेष बहुमत। ठीक है, उपरोक्त पदों में से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के संदर्भ में महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, बाकी कहीं भी किसी के लिए नहीं। संविधान में आप लोग बताएंगे, संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग के संबंध में चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग के संबंध में चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे कि उपरोक्त पदों में से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, और यह सेम प्रक्रिया, संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग न किए जाने की सेम प्रक्रिया कहां अपनाई गई है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी अपनाई गई है। उसके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई है। उसके लिए अलग व्यवस्था क्या बनाई गई है? न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया गया है। लिख लीजिए इसको कहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए क्या लाया गया था? न्यायाधीश जांच अधिनियम लाया गया था, और आज तक इस अधिनियम का एक बार भी प्रयोग नहीं हो पाया। यह न्यायाधीश जांच अधिनियम का प्रयोग आज तक एक बार भी नहीं हो पाया। सरकार क्या है, बड़ी वो थी, क्या बोलते, आतुर थी किसी जज को हटाने के लिए, लेकिन जज साहब ने क्या कर दिया? हटाए जाने के पहले ही क्या कर दिया? रिजाइन मार दिया। ठीक है,
तो भाई सरकार के क्या हो गए, पानी फिर गया उसमें अरमानों में, और आज तक कानून रखा ही हुआ है, एक बार भी प्रयोग नहीं हो पाया। और आगे प्रयोग होगा, क्यों होगा? क्योंकि सरकार अर्थात जो कार्यपालिका है और विधायिका है और न्यायपालिका, इनके बीच में टसल बढ़ रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, टकराव बढ़ रहा है। टकराव का मुख्य कारण क्या है? तो टकराव का मुख्य कारण है जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, जुडिशियल ओवररीच मतलब न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, कानून बनाने का काम कर रहे हैं। जबकि कानून बनाने का काम तो विधायिका का था भाई, कानून बनाने को लागू करने का काम कार्यपालिका का था। तुम क्यों कर रहे हो? तुमको तो सिर्फ क्या करना था, न्याय निर्णय करना था। तो ये जो टकराव बढ़ता जाएगा ना, तब इस कानून का प्रयोग बढ़ने लग जाएगा, तब इस कानून का प्रयोग होगा। बट अभी तक नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया ये। ठीक है, खैर, तो संविधान में निर्वाचन आयोग की, अच्छा हाँ, इसमें आ जाते हैं, राष्ट्रपति को सिफारिश के मानने के लिए बाध्य है कि नहीं। ठीक है, इसमें आ जाओ सबसे पहले। ठीक है, यहां पे हमने क्या देख लिया कि महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यहां तक की बातें हमारी हो गई थी। अब बातें आती हैं कि राष्ट्रपति सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है या नहीं। भाई हमने क्या देखा कि यहां पे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सलाह देता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या है, सलाह देता है। किसको सलाह देता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो अब सलाह के संबंध में क्या बातें की गई हैं? तो सलाह के संबंध में बकायदा क्या है, हमारे पास एक केस स्टडी है। सलाह के संबंध में हमारे पास एक केस स्टडी है। वो क्या केस स्टडी है कि 2009 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले तात्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने, 2009 में लोकसभा जब चुनाव हुए तो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हमारे एन गोपाल स्वामी थे। उनने राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को चुनाव आयुक्त नवीन चावला, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? एन गोपाल स्वामी है, और चुनाव आयुक्त कौन है? नवीन चावला है। और यही नवीन चावला आगे चल करके मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। यही नवीन चावला जो 2009 में कौन थे? चुनाव आयुक्त थे, वो आगे चल करके क्या बनते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनते हैं। ठीक है, तो खैर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को नवीन चावला को हटाने की सिफारिश भेजी, जो जल्द ही मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले थे। राष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है और इसलिए खारिज किया जाता है। अब प्रश्न क्लियर हुआ आपका कि भाई होता क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए जो प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया के तहत क्या बातें की गई हैं कि उसको वैसे ही हटाया जाएगा जैसे क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। लेकिन जो आयुक्त होते हैं, जो दो अन्य आयुक्त होते हैं, उनको कैसे हटाया जाएगा? तो उनको हटाएगा राष्ट्रपति। कैसे हटाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर हटाएगा। कैसे हटाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर हटाएगा। लेकिन हमारा यहां पे प्रश्न यह था कि क्या राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है? तो अगर आपको आता है कि प्रश्न आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए, चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रश्न आता है आपको कि चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए यदि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है तो क्या राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? ये कैसे सिद्ध होता है? तो ये सिद्ध होता है 2009 के एन गोपाल स्वामी, नवीन चावला, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वाले मामले से, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी की बातों को, सलाहों को क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। उनकी बात नहीं मानी थी, उनकी सलाह नहीं मानी थी, और नवीन चावला क्या बनते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते हैं हमारे। ठीक है, तो संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है। अब हम आते हैं योग्यता को लेकर के प्रश्न कि भाई अगर आपको क्या बनना है, एसडीएम बनना है, तो योग्यता क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम, और जो बाकी परीक्षाएं वो पास होनी चाहिए। यहां पे योग्यता जैसा कोई निर्धारण नहीं किया गया है संविधान में। तो फिर निर्धारण कौन करेगा योग्यता का? तो फिर निर्धारण कौन करेगा योग्यता का? तो निर्धारण राष्ट्रपति करेगा भाई। कौन निर्धारण कर देगा? राष्ट्रपति निर्धारण कर देगा। ठीक है, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। ये इसका मतलब क्या होता है कि भाई क्या होता है कि नौकरी छूट गई, नौकरी खत्म हो गई 65 वर्ष बाद। अब क्या करेगा आदमी? घर में बैठेगा क्या? फ्रस्ट्रेशन में शिकार हो जाएगा? नहीं, तो दूसरी जगह नौकरी कर सकता है, दूसरी जगह नौकरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की कोई भी रोक नहीं लगाई गई है, इस प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए वो क्या कर सकता है? नौकरी कर सकता है। बात स्पष्ट है यहां तक?
आर्टिकल 61, ये आर्टिकल 61 किस संबंध में बता रहे हैं आप लोग? अच्छा, महाभियोग के संबंध में बता रहे हैं, ठीक है, महाभियोग पर प्रश्न पूछा था मैंने आपसे, ठीक है, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही है ना। अब आते हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। हमने सबसे पहली लाइन पढ़ी थी कि हमारा निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग है, स्थायी आयोग है और स्वतंत्र आयोग है। तो भाई स्वतंत्रता कैसे मेंटेन होगी, स्वतंत्रता कैसे मेंटेन होगी, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है, कैसे स्वतंत्रता होगी, तो मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। जब तक 6 वर्ष और 65 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप उनको सामान्य स्थितियों में नहीं हटा सकते हैं। सामान्य स्थिति का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रोसेस चल रही होती है। अब कोई वही कर्मकांडी ही निकल गया भाई, दुर्व्यवहार ही कर दिया, तो फिर तो हटाना पड़ेगा उसको, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। बट सामान्य प्रोसेस में आप उसको नहीं हटा सकते भाई, है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान की गई है। कार्यकाल की सुरक्षा पहला हो गया। दूसरा, ये सब ऑप्शंस में आपको बनेंगे। दूसरा, नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि तुम सामने वाले की सैलरी कम कर दिए भाई। भाई क्या हुआ, संसद ने कानून लाया और बोला कि हम क्या करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी कम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के अलाभकारी परिवर्तन आप नहीं कर सकते भाई, वेतन भत्ते कम नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, जो भत्ते दिए जा रहे हैं वो कम कर दिए, तो इस प्रकार की चीजें आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तीसरा, कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को पद से नहीं हटाया जा सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपके एग्जाम के नजरिए से याद रखने के लिए, कि हमने सबसे पहले क्या देखा था कि जो आपका प्रादेशिक चुनाव आयुक्त होते हैं या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनके बारे में हमने पीछे चर्चा कर ली है। तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हो रही थी, राष्ट्रपति द्वारा की जा रही थी। किसकी सलाह पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। तो भाई अगर उसकी नियुक्ति, सामने वाले व्यक्ति की प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति किसके सलाह पर हो रही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हो रही है, तो हटाने की प्रक्रिया भी वही रखेंगे हम। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हटाएगा कौन भाई, राष्ट्रपति हटाएगा, किसकी सलाह पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाएगा, पहला। दूसरा, कि अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, दो लोग और होते हैं ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक हो गया, 3 मेंबर बॉडी है, दो लोग और होते हैं, उनको भी तो हटाना पड़ेगा ना। तो उनको कैसे हटाएंगे, राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाएगा। कैसे हटाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाएगा, और उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। ये पीछे हमने चर्चा कर ली एन गोपाल स्वामी के केस में, ठीक है। इसके बाद कि मुख्य आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त होता है। यह बात सामान्य सी है, मैंने पीछे इसके बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है, कि मुख्य आयुक्त जो होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान क्या होता है, दर्जा प्राप्त होता है। और इनका अपना स्वतंत्र बजट होता है, इनका अपना क्या होता है, स्वतंत्र बजट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनकी स्वतंत्रता तय की जाती है, और इनकी स्वतंत्रता इस स्तर तक की होती है कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है तब ये सभी प्रकार की स्थायी कार्यपालिका के जितने भी वो होते हैं, तंत्र होते हैं, उन सब पे इनका क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। स्थायी कार्यपालिका पीछे हमने पॉलिटिक क्लास में समझी थी। तो स्थायी कार्यपालिका पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ जाती है किसके, चुनाव आयोग के। कब, जब आचार संहिता जिस पल लागू होती है उसी पल से, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका, इसके तहत ये बातें आ जाती हैं। अब आते हैं कि मैंने आपसे कार्यों पर चर्चा कर ली थी। कार्यों पर क्या चर्चा की थी, कि कार्यों पर जो हमने पीछे चर्चा की थी वो चर्चा को सीमित किस तक रखा था, सिर्फ चुनाव करवाने तक सीमित रखा था। चुनाव करवाने तक सीमित रखा था, मतलब क्या क्या चुनाव, तो संसद के चुनाव, संसद मतलब लोकसभा, संसद मतलब राज्यसभा, ठीक है। संसद में राष्ट्रपति भी आता है, संसद में राष्ट्रपति भी आ जाता है आपका, ठीक है। तो इनके चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, संसद के अतिरिक्त आते हैं आपके कौन से, राज्य विधानमंडल। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि राज्य विधानमंडल की चुनाव करवाता है। राज्य विधानमंडल में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और तीसरा किसके चुनाव करवाते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं। किसके, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं,
जैसे धनखड़ साहब का चुनाव कर लिया, जैसे धनखड़ साहब का चुनाव कर लिया, है ना। तो ये होता है संसद और इनके चुनाव करवाना। लेकिन चुनाव करवाने के अतिरिक्त भी इनके पास बहुत सारे काम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचक नामावली तैयार करना। आप लोकसभा के लिए जब वोट देने जाते हैं तो क्या होता है, आपका एक पूरी इलेक्शन लिस्ट होती है या निर्वाचक नामावली होती है, जिसमें आपका नाम क्या होता है, इंटर होता है। अर्थात आप इस देश के क्या बन जाते हैं, एक क्या बोलते हैं, लीगल वोटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, वैधानिक मतदाता बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, निर्वाचक नामावली में नाम जुड़ने के पश्चात बनते हैं। बात स्पष्ट। इसके अलावा योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। योग्य मतदाता का निर्धारण कैसे होता है, तो योग्य मतदाता का निर्धारण होता है 18 वर्ष की आयु से। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो योग्य मतदाता की आयु का निर्धारण कैसे होगा, 18 वर्ष के पश्चात होगा। 18वां वर्ष कब से गिना जाता है, भाई कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है, ये कब गिना जाता है, चुनाव आयोग के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। तो 1 जनवरी को कट ऑफ डेट क्या रखी जाती है, 1 जनवरी। मतलब मैं धीरेन्द्र चतुर्वेदी, मैं 18 साल का हो गया हूं या नहीं हो गया हूं, चुनाव आयोग के संदर्भ में। सामान्य परिस्थिति में तो हो गया हूं यार, 18 साल कई साल पहले गुजर गए थे, 18वां साल कई साल पहले गुजर गया था, है ना। बट फिर भी कि मैं 18 साल का हो गया हूं या नहीं हो गया हूं, चुनाव आयोग के संदर्भ में कैसे तय होगा, तो वो कट ऑफ डेट वो क्या रखते हैं, 1 जनवरी रखते हैं। क्या रखते हैं, 1 जनवरी रखते हैं। बात स्पष्ट है यहां तक। उनने कट ऑफ डेट क्या रखी हुई है, 1 जनवरी रखी हुई है, ठीक है। तीसरा कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, फटाक से बताइए आप लोग। प्रीति पांडे जी, महाभियोग क्या कहना, महाभियोग क्या समझना है, क्या महाभियोग क्या कहना चाह रही हैं आप, बात स्पष्ट कर दीजिए। बट उसके पहले आप लोग उत्तर दीजिए, ठीक है, बातों से भागना नहीं है। राजनीतिक दलों के तहत मैं बात कर रहा हूं कि देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं और क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं। और ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ अन्य राजनीतिक दल भी होते हैं जिनको ना राष्ट्रीय का दर्जा होता है ना क्षेत्रीय का दर्जा होता है। क्षेत्रीय मतलब क्या हो जाते हैं कि राज्य के स्तर के, बस वो रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे एक रजिस्टर्ड पार्टी कौन सी है, सत्य शिखर पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, धीरेन्द्र चतुर्वेदी, है ना, ये आ जाती है। इसके बाद राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चौथा क्या आता है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। भाई किसी का चुनाव चिन्ह झाड़ू होगा, किसी का चुनाव चिन्ह क्या होगा, क्या बोलते हैं, कमल होगा, किसी का पंजा होगा, किसी का गाय और बछड़ा होगा। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पहले क्या होता था, हत्था होने के पहले, अभी तो क्या है हाथ दिखाते हैं भाई साहब, है ना, हाथ दिखाने के पहले वो क्या करते थे, गाय और बछड़े को चुनाव चिन्ह बना करके रखे हुए थे, ठीक है, गाय और बछड़े को चुनाव चिन्ह बना करके रखे हुए थे, ठीक है। अभी लेटेस्ट राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है, सबसे हालिया राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है, सबसे हाल में बना लेटेस्ट राजनीतिक दल कौन सा है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको हम क्या करते चलेंगे, कवर करते चलेंगे अपने इसमें सिलेबस में, ठीक है। खैर, तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, किसी को झाड़ू दे देते हैं, किसी को हत्था दे देते हैं, किसी को तीर कमान, इस प्रकार से। इसके अलावा राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता का निर्धारण करना कि भाई ओवैसी जी किस प्रकार का भाषण देंगे, किन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, मोदी जी किस प्रकार का भाषण देंगे, किन गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। राहुल जी के लिए इस प्रकार के नियम नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि राहुल जी के भाषण में क्या होता है, अलग ही प्रक्रिया चल रही होती है, और उनके भाषण में रोक लगानी भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वो भाषण नहीं देते हैं यार, बहुत प्रेम से बातें करते हैं। राहुल जी जितना क्या है, प्रेमवत आदमी कोई नहीं है, उनके अंदर करुणा का वास है, ठीक है, उनके अंदर क्या है, करुणा का वास है। 2012 में नहीं है, 2013 में गठन किया गया, एक बार चेक कीजिए, 2013 में गठन किया गया, ठीक है। राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करना। इसके अलावा संसद व राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा क्या जाता है आपका, चुनाव प्रक्रिया में सुधार
वह प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना। प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति हेतु सलाह देना ये हमने देख लिया था। और इसके में चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना, चुनाव प्रक्रिया में सुधार करवाने के लिए भी काम करते हैं वो। जैसे आप पीछे पढ़ते हैं ताराकुंडे समिति, जैसे क्या पढ़ते हैं आप, ताराकुंडे समिति पढ़ते हैं, या कोई अन्य समिति पढ़ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं गोस्वामी समिति, वीरप्पा मोइली समिति, ठीक है, टीएन शेषान समिति। टीएन शेषान का हाल ही में निधन हुआ कुछ महीने पहले। टीएन शेषान को चुनाव सुधार के क्षेत्र में क्या कहा जाता है, सबसे बड़े माई बाप हैं वो, ठीक है। चुनावों में जो सबसे बड़े परिवर्तन हुए वो टीएन शेषान के कारण हुए। बात स्पष्ट है यहां तक, ठीक है। तो ये सब सुधार कौन करेगा, चुनाव आयोग करेगा। इसके अलावा संसद सदस्यों की योग्यता संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। संसद सदस्यों की योग्यता संबंधी मतलब कि कौन व्यक्ति संसद के सदस्य बनने योग्य है अथवा नहीं है। भाई कई बार क्या होता है, संसद सदस्य द्वारा दल बदल कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में कौन निर्धारण करेगा, उस स्थिति में कौन निर्धारण करेगा, तो कौन निर्धारण करने वाले व्यक्ति को सलाह कौन देगा, निर्धारण तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और उसको सलाह कौन देगा, चुनाव आयोग देगा, ठीक है। इसके अलावा विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता संबंधी मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना। तो जैसे राष्ट्रपति को सलाह देता है संसद के संबंध में, वैसे ही राज्यपाल को सलाह देगा किसके संबंध में, आपका विधानमंडल के संबंध में। बात स्पष्ट यहां तक, ठीक है। अब यहां पे आपको प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न का आप लोग क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। प्रश्न का आप लोग क्या देंगे, उत्तर देंगे। प्रश्न क्या बोलता है आपका, सांसदों की अयोग्यता के विवाद का निर्णय करते समय राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है। अभी हम क्या हो चुके हैं, हमारे सेशन के, आज के इस सेशन के आखिरी में पहुंच चुके हैं। फटाक से बताएंगे आप लोग, फटाक मतलब होता है फटाक, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, राकेश सर की क्लास चालू होगी। जल्दी से बताइए, सांसदों की अयोग्यता के विवाद का निर्धारण करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है। बिल्कुल सही है ना, डी, राज्य के भारत के निर्वाचन आयोग से क्या लेता है, वो सलाह लेता है। इसके बाद आता है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस चीज से था। बहुत ही बेसिक, मैं अभी जब समितियां पढ़ा दूंगा आपको तो फिर और ज्यादा डिटेल में पूछूंगा, बट अभी के लिए कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस चीज से था, अभी तो मैंने आपको बता भी दिया चर्चा में धीरे धीरे, ठीक है। निर्वाचन के सुधारों से, निर्वाचन के सुधारों से उसका क्या था, संबंध था। बिल्कुल सही है ना, निर्वाचन के सुधारों से, बिल्कुल सही। इसके बाद आता है चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बना था। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बना था। मैंने आपको पूरा प्रक्रिया समझाया चुनाव आयोग की, कि सबसे पहले क्या हुआ, 1950 में बना, 1950 से लेकर के 1989 तक अलग प्रक्रिया थी, 1989 से लेकर के 1990 तक अलग प्रक्रिया थी, और तब से लेकर के अब तक क्या है, आपकी पूरी अलग प्रक्रिया चल रही है। किस वर्ष बन गया ये चुनाव आयोग, 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बना था। ये 1998 की कहानी कहां से आ गई, ये 1998 की कहानी कहां से निकल करके आई। ठीक है, 1998 वाली कहानी वापस लीजिए, ठीक है। 1989 बिल्कुल सही, क्या है आपका 1989। ये पूरी प्रक्रिया आपको बताई तो थी पीछे की क्लास में, जस्ट अभी इतना जल्दी भूल जाओगे। फिर आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो अभी। बिल्कुल सही है ना, 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, ठीक। तो ये क्या था आपका आज का पूरा सेशन था, इसमें हमने चुनाव आयोग लगभग आधा कवर कर लिया है। कल हम क्या करेंगे, चुनाव आयोग के दूसरे सेशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमको अनुच्छेद 324 क्या होता है, अनुच्छेद 325 और 26 क्या है, 27, 28, 29 क्या है, इसके बारे में चर्चा करनी है। इसके अलावा भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में चर्चा करेंगे,
ठीक है, कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता क्या होती है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के तहत अलग अलग दल क्या होते हैं, इन सब पर चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, इन सब पर चर्चा हम कल करेंगे। तो आज का सेशन कैसा रहा, कुछ नया सुधार करना है तो आप बता दीजिए एक बार, अच्छा रहा तो भी फिर क्या है इसको कंटिन्यू करेंगे, जैसा भी रहा एक बार आप लोग बता दीजिए, ताकि सेशन को क्या करें हम, कैसे चलाना है इसको निर्धारित कर लें। क्या ये इस प्रकार का जो स्पीड है, इस प्रकार का फ्लो है, फ्लेवर है, बिल्कुल पसंद है आपको, या इसमें कुछ चेंज करना है? क्या क्लासेस को इसी तरीके से चलाते रहें, या इसमें कुछ चेंज करना है? आप लोगों की कोई सुझाव? ये दीप शिखा जी आप किसको बरी कर रही हैं सजा देने के बाद? अच्छा, बढ़िया लिखना चाहा होगा आपने, है ना, टाइपिंग मिस्टेक में वो क्या हो गया, बरी हो गया बेचारा। कोई बात नहीं। थैंक यू रामू जी, थैंक यू राधिका, दीप शिखा धन्यवाद, प्रीति जी धन्यवाद, नीलिमा, पूजा, कपिल कुमार, केहर कुमार, रामू जी कोई चेंज नहीं करना, ठीक है भाई, है ना। तो अपन इस सेशन को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटी वाले सेशन को कल से क्या करेंगे, हम ज्यादा अच्छे से फ्लो में लेकर के आ जाएंगे, है ना। अभी तो हम क्या कर रहे थे, आज बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में फंसे हुए थे, क्योंकि आज हमको क्या है, सीधी 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 बातें क्या है समझ में आ चुकी हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। तो कल से क्या करेंगे, हम फ्लो में आएंगे, और जैसे आज का हमारा सेशन चालू हो गया है, वैसे ही कल से पॉलिटी वाला सेशन भी चालू हो जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसलिए आवश्यक थी कि आप में से कई सारे लोग होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको समझ नहीं रही होगी कार्यपालिका, विधायिका आदि के बारे में, इसलिए हमने उस सेशन में आज ये सब चीजें की हुई थी। ठीक है, तो अभी इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, क्लास एंड नहीं हो रही है, राकेश सर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए फाइल सेव करना भी जरूरी होता है ना, वरना लिखा हुआ क्या है खत्म हो जाएगा तो फिर आपसे साझा क्या किया जाएगा भाई।